अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं कानून के मुताबिक, जो आपको कानून के मुतालिक वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहता है। तो नाजरीन, आज के हमारे एज यूजुअल मेहमान एडवोकेट फैसल सियाल। तो चलते हैं आज के हमारे मेहमान की तरफ। तो आज का हमारा मौजू है तलाक। तलाक पे डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ सवाल होंगे, मुख्तलिफ जवाबात होंगे। एक तफसीली आपके सामने तलाक के हवाले से बातचीत होगी कि कानून के मुताबिक तलाक की किस किस तरह से तलाक होती है, किस तरह से नहीं होती और कहाँ कहाँ से तलाक ले सकते हैं, और इस्लाम के मुताबिक भी तलाक के हवाले से बातचीत करेंगे। तो नाजरीन, चलते हैं आज के हमारे मेहमान। राजा साहब, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस करूंगा कि ये ओरिजिन ऑफ डिवोर्स क्या है। इंसान की जो तख्लीक है वो एक शादी के प्रोसेस से हुई, और शादी के प्रोसेस का जो इख्तिताम है वो डिवोर्स है। डिवोर्स एक नापसंदीदा अमल है। बीइंग अ मुस्लिम, इसको अल्लाह ताला ने नापसंद किया है जी। और कुरान पाक में बहुत सारी वर्सेस हैं जिसमें डिवोर्स को नापसंद किया गया, उन घरों को पसंद किया गया जिनमें निकाह के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी ख़वातीन अपने खावंद के साथ गुजार रही हैं जी। और उन घरों को नापसंद किया गया जिनमें डिवोर्स दिया जा रहा है जी। या दिया जाता है। डिवोर्स को जो हमारा अब प्रेजेंटली रोज़मर्रा की लाइफ में चल रहा है, समटाइम बीइंग एडवोकेट हमसे लोग कांटेक्ट करते हैं, हस्बैंड कांटेक्ट करता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाह रहा हूँ, तो हमें थ्रू कोर्ट वो डिवोर्स देना है। इनफैक्ट अदालत में हस्बैंड को कोई ऐसा इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जाकर थ्रू कोर्ट अपनी वाइफ को डिवोर्स दे। अच्छा। क्रिश्चियनिटी के लॉ में है कि वो अगर अपना हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है तो फिर वो सेपरेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करता है और उसके बाद वो उसका डिवोर्स होती है। लेकिन इस्लाम में और कानून के मुताबिक हस्बैंड जो है वो खुद ही डिवोर्स पर अनाउंस करके अपनी बीवी को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से अलहदा कर सकता है। हाँ, अगर ऑन द अदर हैंड वाइफ जो है वो डिवोर्स लेना चाह रही है तो दे हैव टू गो इन कोर्ट। वो कोर्ट में जाएगी और कोर्ट से अपनी डिवोर्स लेगी, खुला जिसे हम खुला कहते हैं। इनफैक्ट जो खुला है ये क्या होता है? खुला होता है कि जब जो आपका हक महर निकाह में मेंशन किया गया है, लिखा गया है, वो हक महर आपको अपने हस्बैंड को वापस करना होता है। आगे हक महर को भी इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो होता है जो अदाशुद होता है, जो वो 5-10 हज़ार या 20 हज़ार जो आम मुआशरे में होता है कि निकाह के दौरान ही दिया जाता है। जी राजा साहब, जो मेंशन होगा मुअज्जल है तो वो डेफिनेटली उन्हें देना होगा। ठीक है। वो ऑलरेडी अदाशुद होता है, और जो गैर मुअज्जल होता है वो अदा नहीं होता। अच्छा, गैर मुअज्जल को थोड़ा सा क्लियर करें कि गैर मुअज्जल क्या होता है? जो हक महर होता है वो तो एक ही है, इस्लाम में तो एक ही है। मुअज्जल और गैर मुअज्जल का कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया? देखें, ये प्रॉम्प्ट, इसमें इसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट और डेफर्ड कहते हैं। ये जो गैर मुअज्जल है इसका मतलब ये होता है कि ये वाजिबुल अदा है उस हस्बैंड पे। वो इन फ्यूचर जब वो बीवी उसकी क्लेम करती है उसको वापस देना पड़ता है, या खुदा न खास्ता अगर वो खामद डिवोर्स देता है तो फिर वो पे बैक करना पड़ता है उसको, अपनी वाइफ को। अगर आप अच्छा, वो तो देखिए सियाल साहब, वो तो एक शर्तों में नहीं आता जहाँ पे निकाह नामे पे शर्तें लिखी होती नहीं हैं। ये देखें राजा साहब, जो एक तो लिखा होता है ना कंडीशन ऊपर लिखी होती है एक साइड, दूसरे सफे पे अगर जाए ना तो ऊपर से अगर आप स्टार्ट करें तो वहाँ पे इसकी शर्तें लिखी होती हैं कि इतना मंथली उसको वो जेब खर्च देगा, इतना जो है वो इसका इन केस खुदा न खास्ता ये इसको डिवोर्स देता है तो ये इसको जो है वो इतना पैसा देगा, तो फिर इसको डिवोर्स देगा। देखें, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो डावर है, जो हक महर है, और जो कंडीशंस हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डावर की जो वैल्यू है वो इनफैक्ट जो हस्बैंड और वाइफ है उसके दरमियान वो एक शर्त रखी हुई है कि आप अपनी वाइफ को ये पैसे, ये खास अमाउंट अदा करेंगी, जिसके पीछे इस्लामी कंसेप्ट और भी है। इस पे लोगों के कंट्रोवर्सीज भी चल है, कोई मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, जो एक अलग चीज़ है।
रिसेंटली जो चीज़ डिस्कस करने वाली वो ये है कि अगर गैर मोजल है तो फिर वाइफ कोर्ट में जब खुला के लिए जाती है, वो केस फाइल करती है कि मुझे डाइवोर्स दिया जाए, उस केस में वो गैर मोजल हक में है, उसको नहीं दिया जाएगा। अगर हस्बैंड डाइवोर्स दे रहा है तो फिर वो उनको पे बैक करना पड़ेगा, फिर वाइफ को वो देना पड़ेगा। अगर एक और चीज़ जो बहुत इंफॉर्मेटिव है वो ये है कि ये लास्ट डेज में कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि अगर आप हक मैर में एक कोई घर लिख देते हैं, कोई प्रॉपर्टी लिख देते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे रजिस्ट्री कर दी है, रजिस्ट्री करवा दी है। ये है डाइवोर्स की बात। दूसरा, अच्छा, क्या ये जो निकाह नामे की कॉपी है ये रजिस्ट्रार के पास जाती है? ये नहीं, ये इन केस आप जैसे बात कर रहे हैं कि उसको रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है, इन केस के वो अगर उस प्रॉपर्टी को या उस चीज को सेल कर देता है तो फिर उस पे तो वो कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, तो बाद में तो वो उसमें कोर्ट में उठा के फिरती रहेगी। नहीं, देखें, अगर एक आदमी है वो गैर मौजूद उसकी वो प्रॉपर्टी मेंशन की गई है और वो बंदा उस प्रॉपर्टी को अगर सेल कर देता है तो कोर्ट के पास फिर भी ये इख्तियार हासिल है कि उसके अगेंस्ट डिग्री करके उस डिग्री को थ्रू प्रॉपर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको एग्जीक्यूट करवाए। उसकी एग्जीक्यूशन में इवन के उसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है और इवन उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी डाला जा सकता है उस एग्जीक्यूशन को इंश्योर करवाने के लिए। डाइवोर्स को कहीं पे लॉ में जो हक महर है, हक महर की छूट नहीं है, वो आपको पे करना पड़ता है अपनी मिसेस को। अगर डाइवोर्स, अच्छा, वो किस सूरत में है, किस सूरत में है, गैर मुअज्जल जो है वो किस सूरत में है? कि एक तो हो गया आप कह रहे हैं कि डिवोर्स की सूरत में, अगर वो हस्बैंड जो है वाइफ को डिवोर्स देता है तो वो उससे पहले तो हर चीज जो खामद की है वो बीवी की भी है, लेकिन ये है कि जब वो डिवोर्स देता है तो गैर मुअज्जल जो है वो तब क्लेम करती है या मतलब दरमियान में करती, वो कब करती है? देखें, ये डिस्क्रिशन ऑफ वाइफ होती है। अगर ड्यूरिंग जो आबादी अपने खाउंद के साथ जब वो रह रही है और वो क्लेम करती है तो फिर भी हस्बैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसके डावर की जो अमाउंट है वो उसको पे करे, और वो पे नहीं करता तो इन अदर केस डेफिनेटली वो सूट फाइल करके वो ले सकती है। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि एक शर्तों में लिखा जाता है, वो तो मुअज्जल या गैर मुअज्जल की सूरत नहीं है, वो तो सिर्फ उसी सूरत में है कि जब खामद आपको डिवोर्स देता है। तो आप मुझे बताएं कि ये इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखें, जो 10, 15, 20 लाख, 50 लाख करोड़, 10 करोड़ लिखा जाता है, मतलब उन शराइत में कि अगर ये बंदा इस बीबी को डिवोर्स देगा तो ये इसको पे करना पड़ेगा। मैरिज जो होती है वो एक निकाहनामा जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जी। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जाता है उसी तरह कंडीशंस में अगर अमाउंट मेंशन है तो डेफिनेटली वो आपको इन केस ऑफ डिवोर्स जो हस्बैंड होता है उसको वाइफ को पे करना पड़ती है। और इसको ये इसकी कानूनी हैसियत है, डेफिनेटली इसकी कानूनी हैसियत है। जो भी एग्रीव्ड है वो कोर्ट में जाकर अपने ग्रीवेंस की रिड्रेस के लिए जा सकता है और ये एज एविडेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन। आई मीन कि जब वाइफ जाती है तो ये हस्बैंड के अगेंस्ट एक एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है कि ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपनी मिसेस के साथ कि अगर आप उसको डिवोर्स देते हैं जी तो ये आप कंडीशन में इस कंडीशन के माध्यम से उसको इतने पैसे देने के पाबंद है। तो वो उसको पैसे दिए कोर्ट जो है वो लेकर देगी, सूट जो है उसका डिक्री होगा इन द लाइट ऑफ दैट मेंशन्ड कंडीशन, तो वो उनको वापस देने पड़ेंगे पैसे आगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के केस जो हैं फैसल शाह साहब, मुझे बताएं कि इनके भी फैसले उसी तरह ही आते हैं जैसे एज यूजुअल अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतों के फैसले आते हैं कि बहुत डिले हो जाती है, तब तक जो है वो मैं समझता हूँ कि हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके होते हैं। जब इंसान वो केस सूट करता है और जब वो उसका फैसला आता है तब तक जो मंजरनामा है वो टोटली चेंज हो चुका होता है। तो क्या इस तरह की भी केसेस में यही सूरत हाल होती है या यहाँ पे कुछ हट के कानून है या कुछ डिफरेंट चीजें हैं या कुछ एक टाइम पीरियड जो है वो सेट कर दिया गया है? देखें, जो फैमिली लॉज हैं ये स्पेशल लॉज हैं और जितने भी स्पेशल लॉज हैं उनमें बकायदा ऑलमोस्ट टाइम मेंशन होता है और उनका ट्रायल जो वो एक्सपीडियंटली होता है। इसी तरह इसका टाइम पीरियड कानून के मुताबिक 6 मंथ मेंशन है।
अच्छा, within 6 month इन्होंने करना जी, होता है। इन्होंने वो उसको डिसाइड करना होता है, क्योंकि जो खातून या जो फीमेल लेने जा रही है डाइवोर्स, उसने डेफिनेटली आगे किसी से शादी करना होती है, उसकी वो सारे मसले मसाइल होते हैं। इस वजह से लॉ ने इसमें टाइम मेंशन कर दिया है कि इतने टाइम के अंदर अंदर उसका फैसला किया जाएगा। फैसल साहब, बात यहाँ पे तो थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट है। बात ये है कि यहाँ पे हस्बैंड डिवोर्स दे चुका है जी, ठीक है, तो तब जो है वो डिवोर्स का इस चीज से तल्लक नहीं है ना, डिवोर्स तो होगी। आफ्टर डिवोर्स ये केस जो है वो फाइल करेगी ना, ये सूट फाइल करेगी। देखिए फैमिलीज लॉज जो है, फैमिली लॉज में ये मेंशन है कि फैमिली कोर्ट को एक केस का फैसला विद इन 6 मंथ करना होगा, ठीक है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी है कोर्ट्स पर, और कोर्ट्स उसको इंश्योर करती हैं, और इसका डिसीजन जो है वो विद इन 6 मंथ हो जाता है। नहीं, अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आप थोड़ा सा इस चीज को भी नाज़रीन के लिए क्लियर कर दें कि ये जो फैसला है, ये फैसला आप कह रहे हैं कि विद इन 6 मंथ हो जाएगा, लेकिन ये केस वो बीबी जो है ये वो कब सूट करेगी? देखें जब उसको डिवोर्स हो गई, डिवोर्स देखें इसको फैमिली केसेस की केस टू केस वेरी मुख्तलिफ हैं, और ये वेरी करते हैं, इसकी अपनी अपनी नेचर होती है। मैं मोस्टली फैमिली कोर्ट्स में 3 किस्म के केसेस आते हैं। एक डावरी आर्टिकल का केस आता है, ठीक है, डावर आर्टिकल में समान जेज वगैरह शामिल है, जो कि बरसगीर में पेरेंट्स अपनी बेटियों को बवक्ते शादी रुखसती करते हैं, बिल्कुल। उसके लिए केस फाइल करते हैं, सूट फॉर डावरी आर्टिकल इसका टाइटल होता है जी। एंड सेकंड वन जो है वो है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो अक्सर खवातीन करती हैं। एंड थर्ड वन, अगर बच्चे हों तो सूट फॉर मेंटेनेंस जो है वो फाइल किया जाता है। जो सूट फॉर मेंटेनेंस है उसमें एक मिसेज जो वाइफ है हस्बैंड से, वो क्लेम करती है कि बच्चों का जो खर्चा है वो मंथली दिया जाए, क्योंकि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर कि वो अपने बच्चों की परवरिश करने का जिम्मेदार है, उनके तमाम एक्सपेंसेस जो है वो अफोर्ड करने का जिम्मेदार है। इवन मैरिज इंटैक्ट है और दौरान कोई झगड़ा हो जाता है उनकी लाइफ में, तो फिर भी वो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर डाइवोर्स हो जाती है तो फिर भी वो करने का। इन बोथ केसेस जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट जो उसकी वाइफ है वो अपने बच्चों का खर्चे के लिए केस फाइल कर सकती है। ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक मेरा जो क्वेश्चन है वो वहीं पे खड़ा है कि अगर जो शर्तें लिखी होती हैं निकाहनामे में वो किस हद तक लीगल हैं, इस्लाम के पॉइंट व्यू से किस हद तक जायज़ हैं और कानून के मुताबिक किस हद तक लीगल हैं, उसका भी मुझे बताएं। इनकी जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं कि जब मुअज्जल और गैर मुअज्जल का जिक्र आ गया अंदर, तो ये फिर इस शर्त की क्या ज़रूरत पड़ती है कि ये शर्तें भी लिखी जाएं? मैं आपको एज पर लॉ ही बता सकता हूँ, और एज पर लॉ मैं जैसा कि पहले बयान कर चुका हूँ कि ये एक वैलिड कंडीशन है और ये फोर्सफुल इन लॉ है। इसके लिए इसको ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे किसी स्टैम्प पेपर को आपने फॉर पेमेंट, एक जैसे लीगल बाउंड आपने बात, बिल्कुल आप लीगल बाउंड है। ठीक है, लीगली आप बाउंड है, लीगली आप उस पे उसके लिए बाउंड है। अच्छा, इन केस अगर वो बंदा आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, डिवोर्स देता है या आउट ऑफ कंट्री से जाकर डिवोर्स कर देता है उस बीवी को, तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर वो अब्रॉड चला जाता है और उसके अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल किया जाता है, क्या आउट ऑफ कंट्री से भी वो डिवोर्स कर सकता है? डिवोर्स तो इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस वो कहीं बैठ के भी कर सकता है। अच्छा, कहीं बैठ कर भी वो प्रोनाउंस कर दे और उसको डिलीवर कर दे अपनी मिसेज को थ्रू कोरियर सर्विसेज, और बहुत सारे वेज हैं जिससे वो भेज सकता है। ठीक है। 3 डिवोर्स होती हैं, उसके बाद जो यूनियन काउंसिल है वहाँ से इफेक्टिव सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और वो उसके बाद मैरिज कर सकता है। ठीक है। डिवोर्स वो कहीं पर भी बैठ के कर सकता है, और अगर वो अब्रॉड चला जाता है और डिवोर्स दे देता है, उसके रिमेनिंग उसके हद तक जो पेंडिंग चीजें हैं वो ये है कि अगर बच्चे हैं तो उनके मेंटेनेंस पेंडिंग है, मेंटेनेंस का सूट फाइल होगा, और अगर वो वहाँ पे पेश नहीं होगा, देखें ये जो कि आप इस चीज से मुझे आगाह करते हैं कि वो उस सूरत में हमारा कानून क्या करेगा, वो कौन सा दरवाजा खटखटाएगी बीवी?
वो कोर्ट में जाएगी, सूट फाइल करेगी और एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो जाएगी। वो जो हो गई, आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होने के बाद बंदा यहाँ पे है ही नहीं तो क्या होगा, उसके खिलाफ फैसला तो नहीं आ सकता जो बंदा मतलब पाकिस्तान में है ही नहीं। देखिए उसको इंटीमेट अगर कर दिया गया है तो उसका फैसला हो सकता है और वो अब्रॉड बैठकर पावर ऑफ अटॉर्नी अपना दे सकता है। वो नहीं तो ये हो गया ना, जी। मतलब ये तो वो है ना कि जब वो राब्ते में रहना चाहता है, अगर वो राब्ता ही नहीं करता वो फिर वो राब्ते एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो जाएगी और उसके वो डिग्री जो है वो एक्स पार्टी हो जाएगी और एक्स पार्टी डिग्री के एग्जीक्यूशन में वो अरेस्ट हो जाएगा जब भी वो वापस आएगा। अच्छा, जब भी वो वापस आएगा उसको वापस आने का इंतजार करना होगा। जी, ये लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन में अगर वो कोर्ट पाकिस्तान उसको जेल में डाल देगी। जी, उसको कोर्ट जेल में डाल देगी। ठीक है। और एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर फादर जो है जी। बच्चों का वो पैसे पे नहीं करता, मेंटेनेंस नहीं दे सकता, तो ग्रैंड फादर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द मेंटेनेंस टू देयर चिल्ड्रंस। अच्छा, ये यहाँ पे आके कानून बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं नहीं, है। जैसे कि हम मुख्तलिफ कानून की बात करते हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि अगर बेटा जुर्म करता है तो बाप उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर बाप जुर्म करता है तो बेटा उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे आके ये चीज़ें बिल्कुल चेंज नहीं हो जाती? देखें, ये कोडिफाइड लॉ है जिसमें ये मेंशन है और ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये एक स्पेशल लॉ है। नंबर 2, वो क्राइम की बात और है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स की बात है। अच्छा, अगर बाप उसको ऑफ कर देता है, अक्सर ऐसे होता है इस तरह के मामला में, जब बच्चे जो है वो चोरी चकारियों में इस तरह के मामला में होते हैं या और उल्टे सीधे कामों में होते हैं, तो अक्सर जब पुलिस वाले उनके घर पे छापा मारते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये देखें जी हमने तो इसको ऑफ किया हुआ है। तो इस सूरत में इस सूरत हाल में वो कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होंगे इन केस अगर उसने बाप ने ऑफ कर दिया? ये जो आपकी स्टोरी है ये बड़ी डिफरेंट है। मैंने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ये देखा है कि पहले पेरेंट्स अपने औलाद को ऑफ कर देते हैं, लेकिन जब कभी उनके राइट्स की बात होती है तो ये फौरन खड़े हो जाते हैं। ठीक है। ये आप तो इन्होंने एक वैसे हाइड एंड सीक विद लेकिन एक देखिए ना, एक पेपर तो आ गया ना, एक एविडेंस तो आ गया। नहीं, उसका कोई कंसर्न नहीं है। क्या आप concern उसको नहीं? बाप आग कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो राइट्स हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। यस, 1 साल के लिए इसकी पनिशमेंट है, उसको जेल में रहना फिर पड़ेगा। अगर वो साल के 1 साल के बाद अगर वो बाहर आ जाता है और खत्म हो गया सारा वो जितना भी लिखा लिखा है, केस वहीं पे पेंडिंग है, अच्छा, उसको 1 साल बाद उसको रिलीज किया जाता है। अगर इन फ्यूचर में वो कोई काम करता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी ले रहा है, कुछ भी चीज, कोई ऐसी चीज जिससे वो एसेट या उसका सरमाया बन रहा है, तो फिर उसको वापस दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा जब तक वो मेंटेनेंस पे नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं है कि 1 साल सिविल इम्प्रिजनमेंट में रहा है और उसके बाद जी वो फ्री हो गया। वेव आउट नहीं हुआ। नहीं। कि अक्सर लोग जिनके इस तरह के वालिदैन या उनके घर वाले एक खदशे की बुनियाद पे इस तरह के पैसे लिखवा देते हैं, 10, 15, 20 लाख जो आम गरीब लोग होते हैं लिखवा देते हैं, इसी वजह से लिखवाते हैं कि हमारी बेटी बीवी को, बहन को कभी मतलब डिवोर्स ना हो। बाज़ वक्त मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं जो बहुत ज्यादा इस बिहाफ पे घर में लड़ाई झगड़ा और इस तरह के मामला रखती हैं। दूसरा ये है कि खावंद जो है वो अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देता इस डर से कि जी इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, और लेकिन वैसे वो उसको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो इस सूरत हाल में वो कैसे निभड़ेगी? जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये है कि वाइफ को डिवोर्स नहीं देता लेकिन उसको साथ अपने घर में बात भी नहीं कर रहा होता, हम तंग कर रहा होता है जी, खर्चे की तरफ से या मुख्तलिफ, ये खुद जाके तंग आके खुद जाके खुला ले। देखें, एक तो किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी के साथ रहने पे, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें जो लॉ जो हमारे पास तो अगर देखिए यहीं पे मेरा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है फैसल साहब कि अगर इस्लाम भी हमें इस चीज़ की नहीं कहता कि जी आप किसी के साथ फोर्सफुली रहें या किसी को अपने साथ फोर्सफुली रखें, तो फिर मेरे ख्याल में ये शर्त होनी चाहिए। ये तो खुशी की, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, खुशी दिया मंगा। जी, तो ये तो एक खुशी के रिश्ते होते हैं। नहीं, एट द टाइम ऑफ मैरिज आप ये चीज़ों पे पहले गौर करें। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे बता चुका हूँ आप, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उसको इन्फोर्स भी होना है। और इसका जो पीछे बिहाइंड इसके जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंडीशंस
रखने से शायद, जैसे कि मैं फैसले हाँ, वो एक वक्त गुजर जाता है, इंटैक्ट रह सके उनकी। सही कह रहे हैं। बेसिकली ना ये जब लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं और लड़ाइयाँ पीक पकड़ जाती हैं तो उस वक्त इस डर से वो टाइम गुजर जाता है, उसके बाद फिर लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। और ये एक सिर्फ डर की हद तक तो रहना चाहिए, लेकिन इसको इस तरह तलवार की तरह मेरे ख्याल में नहीं लटकना चाहिए। क्या ख्याल है? देखें, जो डिवोर्स में इद्दत का पीरियड जो 3 मंथ इन्होंने मेंशन, जो हमारे इस्लाम के मुताबिक, उसके अगर आप इस्लामिक कंसेप्ट को देखें तो अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि अपनी बीवियों को दौरान डिवोर्स घर से ना निकालें जब तक वो इद्दत का पीरियड पूरा ना करें, कंप्लीट ना हो जाए। बिल्कुल। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर वाइफ जो है वो घर में रह रही है तो शायद ये ऐसा हो जाए कि वक्त गुजरने के साथ साथ खामद जो उसका खामद है उसको दोबारा मोहब्बत जाग जाए और उसको रुजू कर ले। ठीक है। तो ये तमाम जो एफर्ट्स की गई हैं, हाँ, ये एक नापसंदीदा एक्ट जो डिवोर्स है हाँ, उसको कम करने के लिए की गई है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ फिका के मुताबिक जो है कि 3 डिवोर्स जो है एक टाइम पे दें तो वो डिवोर्स हो जाती हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कानून के मुताबिक इसमें क्या है? देखिए, जो डिवोर्स का कंसेप्ट जो उनको फर्दर 3 कैटेगराइज में तलाक हसन, तलाक बिद्दत और सो 3 कंसेप्ट दिए गए हैं कि इस तरीके से तलाक हो सकती है। लेकिन जो हमारा लॉ है उसके मुताबिक यही है कि अगर आप एक डिवोर्स दे देते हैं और वो यूनियन काउंसिल तक 1961 के लॉ के मुताबिक उसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है, कि आपने 3 डिवोर्स देनी है, एक डिवोर्स जो है वो वाइफ को देनी है, एक डिवोर्स आप उसी डिवोर्स की कॉपी आपने अपने पास रखनी है और एक उसकी कॉपी जो है वो अपने यूनियन काउंसिल को डिस्पैच करनी है। ठीक है। ये तीनों डिवोर्स इसी तरीके से 3 कॉपीज के साथ इसका जो ड्यू कोर्स है वो कंप्लीट होता है और उसके बाद यूनियन काउंसिल जो है वो इफेक्टिव सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती है। जी ठीक है, ठीक है। तो इसमें मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 90 डेज का टाइम इस्लाम ने हमें दिया है। जी बिल्कुल, हमें 90 डेज का टाइम है। आपको कभी भी यूनियन काउंसिल से इफेक्टिव सर्टिफिकेट जो है वो बिफोर 90 डेज नहीं मिलेगा। बिफोर 90 डेज का मतलब ये है कि कानून हमें कहता है कि विद इन 90 डेज आप रुजू कर सकते हैं। जी, हमारा कानून भी यही कहता है कि आप। अच्छा फैसल साहब, अगर इन केस 2 डिवोर्स चली गई, 60 डेज, मोर देन 60 डेज हो गए, ठीक है, 2 डिवोर्स जो है उनका इम्प्लीमेंट हो गया है, तीसरी डिवोर्स अभी रहती है, तो आप तीसरी डिवोर्स से पहले रुजू कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तीसरी डिवोर्स से पहले रुजू कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा। और उसी तरह रह सकते हैं, तो वो क्या मतलब, यानी कि डिवोर्स 2 तो हो गई, तो इसका मतलब है कि एक जो आपके पास हक हासिल है तो ये यानी कि उस पे आप अपनी जिंदगी जो है वो उसी तरह से ही गुजर बसर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उसी तरह गुजर बसर कर सकते हैं। देखिए, ये रिसेंटली हमारे पास एक क्लाइंट आया और उसने उसकी सेम प्रोपोजिशन थी कि 2 डिवोर्स वो दे चुका था, तीसरी डिवोर्स उसने प्रोनाउंस नहीं की थी, ठीक है, और ना ही वो यूनियन काउंसिल को मवसर हुई थी, ठीक है, सॉरी, वो यूनियन काउंसिल को ना ही वो तीसरी डिवोर्स मिली थी, ठीक तो है। वो यूनियन काउंसिल के पास जाता है और कहता है कि मुझे जी इफेक्टिव सर्टिफिकेट जारी करें ताकि मैं अपनी शादी कर सकूं। तो थर्ड नहीं, खामन तो कभी भी कर सकते हैं ना? नहीं, ये जो मुस्लिम ऑर्डिनेंस है 1961 उसमें ये है कि। अच्छा, ये अभी तरमीम हुई है? ये 1961 का है। अच्छा, 1961 का है। अच्छा, विदाउट गेटिंग कंसेंट ऑफ फर्स्ट वाइफ, हस्बैंड कैन नेवर मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ 1961 मुस्लिम ऑर्डिनेंस। अच्छा, पहले आपको अपनी पहले वाली बीवी से इजाजत लेना होगी और उसके बाद शादी आप कर सकते हैं दूसरी। अगर नहीं करते तो इसकी 1 साल सजा है, तो कहता आपको जेल में डाला जाएगा अगर वो पहले वाली बीवी राजी नहीं होती तो। जी जी, बस करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फैसल सैल साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नाजरीन आप भी फैसल सैल साहब की बातों से मुस्तफीद हुए होंगे। और एक बहुत बुरा अमल है इस्लाम में, अल्लाह ताला ने तलाक को बहुत ज़्यादा नापसंद किया है नाजरीन, यहाँ तक कि कहते हैं कि जब 2 मियाँ बीवी के दरमियान में डिवोर्स होती है तो अर्श जो है ना वो हिल जाता है, आसमान हिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि एक छोटी सी चीज़, एक 2 बंदों के दरमियान में एक रिश्ता टूटता है तो इतना बड़ा अर्श हिल जाता है। तो आप सोचें कि ये कितनी बुरी बात है, कितना बुरा अमल है
ठीक है। तो नाजरीन, हर एक के अपने प्रॉब्लम होते हैं, अपने मामलात होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें मियाँ बीवी का जो रिश्ता है बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ गुजारना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को हर रिश्ते बचते ही तब हैं जब उसमें सब्र का दामन हो। सब्र का दामन आप मजबूती से पकड़ें और रिश्तेदारियाँ और रिश्ते तब ही चल सकते हैं जब आप एक कंप्लीटली आप अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करें। और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के लड़ाई और झगड़े होते हैं उनको तूल ना पकड़ाए। फ़ौरन मर्द जो है वो फैसले ना करे इस तरह के, बाद में बेचारे पछता रहे होते हैं और रो रहे होते हैं दीवारों में सर दे के। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे भी हमें ख्याल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों की भी ऐसे परवरिश करनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता वो कल किसी की बेटी हमने अपने घर में लानी है तो वो किसी की बेटी को ऐसे डिवोर्स ना दें। डिवोर्स को एक बुरा समझा गया है इस्लाम के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इस मुआशरे में भी बुरा समझा गया है। और कुछ लोग जो है ना, ये मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, डिवोर्स को प्रमोट कर रहे थे तो इस्लामाबाद में वो जो सीन चल रहा था, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। तो बहरहाल ये भी एक बहुत गलत बात है मेरे ख्याल में। अगर आपने देखिए इतनी सोच समझ की शादी करते हैं, जिसके साथ भी आपको रहना पड़े ना, तो सब्र का दामन अगर आप छोड़ेंगे तो किसी मुलाजिम के साथ भी नहीं रह सकेंगे। आप अगर मुलाजिम हैं तो किसी मालिक के साथ नहीं रह सकेंगे। कोई नौकरी आप कंप्लीट नहीं कर सकेंगे जितना आप अपने सीनियर के साथ अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी इन रिश्तों में भी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि आपने ये क्वेश्चन हमसे पूछना है, हमारे साथ मेरे कानून मौजूद होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप हमारी डिस्क्रिप्शन में हमें सेंड कर दें ताकि हम वक्तन फ़क्तन उस पर भी डिस्कस करते रहें और आप हमारी टीम का हिस्सा बनें। अगर नाज़रीन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे वो रेड सा सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करें और उसके 2 सेकंड के बाद आपको बेल का निशान नजर आएगा, वहाँ जहाँ पे ऑल बेल है वहाँ पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बिला ताखीर आप तक पहुँचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर करें, हो सकता है कि इससे कोई मजीद जो है वो दोस्त आपका फायदा हासिल कर सके। तो नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक और फैसल से आपको इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।